नाज़रीन, कल होने वाला चेयरमैन सेनेट का इंतखाब एक सियासी मार्का था, लेकिन अब सियासी जंग बन चुका है। एक बार फिर व्हाट्सएप कॉल्स का चर्चा हुआ है, एक बार फिर इदारों पर उंगलियां उठाई गई हैं। ऑपोजिशन की जानिब से तहलका खेज इल्जामात लगाए गए हैं। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान ने अलग अलग बयानात दिए। कहा गया कि ऑपोजिशन सेनेटर्स को फोन किए जा रहे हैं और सादिक संजरानी के हक में वोट के लिए दबाव डाला जा रहा है। मरियम नवाज ने ट्वीट में लिखा, नून लीग के जिन सेनेटर से राबते किए गए उन्होंने सबूत रिकॉर्ड कर लिए हैं। इस ट्वीट के 6 घंटे बाद शाम 6:30 बजे के करीब नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल और मरियम औरंगजेब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए। उनके हमरा सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम थे। उन्होंने इंकशाफ किया कि व्हाट्सएप कॉल्स के जरिए हुकूमती उम्मीदवार की हिमायत का दबाव डाला जा रहा है। मुझे 2 जिम्मेदारान की कॉलें आई और उन्होंने मुझे कहा कि आप जो सरकारी उम्मीदवार है उसको सपोर्ट करें और गिलानी साहब को सपोर्ट ना करें। फोन कॉल के जरिए दबाव डालने वाला कौन है, किस हैसियत से कॉल कर रहा है, किस इदारे से ताल्लुक रखता है? नून लीग ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारा किया और बहुत ही वाज़ेह इशारा किया। कहा जाता है बार बार कि हमारा ताल्लुक सियासत से नहीं है। ISI के अफसरान टेलीफोन कर रहे हैं सेनेटर्स को, नाम बिल्कुल लिए जा सकते हैं, नाम भी इनके पास हैं। मैं हाथ जोड़ता हूँ रियासत के आगे, रियासती इदारों के आगे। 70 साल हो गए हैं, हमारे बच्चे हमें शर्मिंदा कर रहे हैं कि बांग्लादेश आगे निकल गया, इंडिया आगे निकल गया, हम पाकिस्तान का पूरी दुनिया में तमाशा बना रहे हैं। दूसरी जानिब ऑपोजिशन की जानिब से चेयरमैन सेनेट के मुश्तरका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी ने नून लीगी इल्जामात से फासला अख्तियार किया है। वो एस्टैब्लिशमेंट को अभी भी गैर जानिबदार करार दे रहे हैं। इलेक्शन में क्या सर आप क्या न्यूट्रल दिखाई दे रहे हैं? आज तक तो न्यूट्रल नजर आ रही है। आप उम्मीद करते हैं कि कल जब पोल होगा जुम्मे के बाद तो उस वक्त तक भी वो न्यूट्रल रहेंगे? उनको बिल्कुल न्यूट्रल रहना चाहिए और न्यूट्रल रहेंगे। गिलानी साहब, मरियम साहबा ने कहा है कि उनके अरकान को काले आना शुरू हो चुकी हैं। आपके नॉलेज में भी ऐसा कुछ है? अभी नहीं है, तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ न्यूट्रल है और कल मैं जीतूंगा। हुकूमत भी नून लीग के लगाए इल्जामात को मुस्तरद कर रही है। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि नून लीग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से लगा कहीं ये रोने ना लग जाएं। इससे पहले शिबली फराज ही 9 मार्च को कह चुके हैं कि हुकूमती उम्मीदवार को चेयरमैन सेनेट बनवाने के लिए हर हरबा इख्तियार करेंगे। आज भी उन्होंने यही अज़म जाहिर किया कि वो ज़रूर जीतेंगे। अपोजिशन इत्तेहाद में दरारों की खबरें भी दी जा रही हैं। शेख रशीद कह रहे हैं नून लीग के सेनेटर्स यूसुफ रजा गिलानी को वोट नहीं देना चाहते। वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने भी कहा कि जो सेनेटर कम हुए हैं वो सादिक संजरानी पूरे कर। चेयरमैन सेनेट का इंतखाब उस वक्त मुल्क की सबसे अहम सियासी सरगर्मी बन चुका है। बज़ाहिर ऑपोजिशन इत्तेहाद को अक्सरियत हासिल है, लेकिन बाजी फिर भी पलट सकती है, पलटी जा सकती है, क्योंकि रायशुमारी खुफिया है तो खुफिया तौर पर वोट भी इधर उधर हो सकते हैं। ऑपोजिशन अक्सरियत के बावजूद ऐसे ही हार सकती है, जैसे तहरीक अदम एतमाद के वक्त हारी थी, और हुकूमत अक़लियत के बावजूद ऐसे ही जीत सकती है, जैसे यूसुफ रजा गिलानी अक़लियत में होते हुए हफीज शेख से जीते थे। हुकूमत चेयरमैन सेनेट के लिए बलूचिस्तान अवामी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले सादिक संजरानी को अपना उम्मीदवार नामजद कर चुकी है। ऑपोजिशन ने यूसुफ रजा गिलानी को नामजद किया, और नंबर्स देखे जाएं तो पता चलेगा कि मुकाबला कांटे का होगा। इस वक्त 100 के ऐवान में चेयरमैन सेनेट वो बनेगा जिसको 51 वोट पड़ेंगे। ऑपोजिशन के पास पीपल्स पार्टी के 20, नून लीग के 18, जमीयत उलमा इस्लाम के 5, अवामी नेशनल पार्टी और नेशनल पार्टी के 2, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के 1 सेनेटर्स की हिमायत हासिल है। ये तादाद बनती है 49। इसमें से 1 वोट नून लीग की सेनेटर इसहाक डार का भी कम हो जाएगा, क्योंकि वो मफरूर हैं, लंदन बैठे। इस तरह ऑपोजिशन के पास सिर्फ 48 नशिस्तें बचती हैं। जमात इस्लामी कह चुकी है कि वो वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लेगी। इसका मतलब है ऑपोजिशन को 51 का जादुई नंबर हासिल करने के लिए 3 इजाफी वोट चाहिए। अब देखते हैं हुकूमत की सफ़ों में कितने नंबर्स हैं। तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स की तादाद है 26, बलूचिस्तान अवामी पार्टी 13, MQM पाकिस्तान 3, ख्वाफ लीग और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का 1 सेनेटर। हुकूमत को 3 आज़ाद सेनेटर्स की हिमायत भी हासिल है। यूँ हुकूमती सेनेटर्स की तादाद 47 बनती है, जिसका मतलब है 51 का जादुई नंबर लेने के लिए हुकूमत को 4 इजाफी वोट चाहिए होंगे। अगले इलेक्शन में जो कल होने जा रहा है उसमें सजरानी साहब की हमायत के लिए पार्टी जो हमारे आज़ाद मेंबरान हैं और इत्तेहादी हैं उनके साथ भरपूर ताकत से इंशाल्लाह हम इस इलेक्शन को लड़ेंगे। हुकूमत की इत्तेहादी जमात MQM से मुताल्लिक खबरें तो यही हैं कि वो सादिक संजरानी को वोट देगी, लेकिन ये भी हकीकत है कि MQM डेप्यूटी चेयरमैन की सीट में दिलचस्पी रखती थी और हुकूमत ने अपनी ही पार्टी से डेप्यूटी चेयरमैन का उम्मीदवार नामजद किया है।
खैबर पख्तूनख्वा से PTI के सेनेटर मिर्जा अहमद आफरीदी डिप्टी चेयरमैन के लिए नामजद किए गए। MQM ने दबे दबे अल्फाज में यह भी कहा है कि इसके मुतालबे पूरे नहीं किए गए। मुकाबला सख्त है, दोनों जानिब अपने अपने उम्मीदवार के लिए मुहिम चलाई जा रही है। हुकूमत सेनेट इलेक्शन में हफीज शेख की सीट हारने के बाद किसी हद तक जारहाना मूड में भी आ चुकी है, लेकिन अपोजिशन की जानिब से लगाए गए इल्जाम बहुत से सवालों को जन्म दे रहे हैं। बात करेंगे नून लीग की रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब से भी और तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार से। पहले से पूछते हैं कि हुकूमत का इसके बारे में क्या मौक़िफ़ है, जबकि हमें MQM भी थोड़ी देर में ज्वाइन कर लेगी। डार साहब, ये बहुत बड़ा इल्जाम है, बड़ा संगीन इल्जाम है जो अपोजिशन लगा रही है और इदारों पर लगाया जा रहा है। तो आपको नहीं लगता इसकी तहकीकात होनी चाहिए, अदालतों में जाना चाहिए, इदारे शामिल करने चाहिए इस तहकीकात में? देखिए अली, अपोजिशन इल्जाम नहीं लगा रही, सिर्फ PMLN वाले इल्जाम लगा रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। आप अगर कौम को दिखा सके जो इनके सेनेट के चेयरमैन के उम्मीदवार हैं, यूसुफ रजा गिलानी साहब खुद फरमा रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट कोई मुदाखलत नहीं कर रही, किसी को कॉल्स नहीं जा रही। एक तरफ अगर एस्टेब्लिशमेंट पीपल्स पार्टी वालों को कॉल नहीं कर रही, PDM के अंदर दीगर लोगों को कॉल नहीं कर रही, एक शख्स उठता है और आके TV के सामने बैठ जाता है, जी मुझे एस्टेब्लिशमेंट से कॉल आई है। ये पार्टियों में होता है, लीडरशिप के करीब जाने के लिए, नंबर टांगने के लिए लोग आ जाते हैं, जी हमें एस्टेब्लिशमेंट कॉल कर रही है, और पता चले कॉल अली हैदर कर रहा है समा वाला एस्टेब्लिशमेंट का बंदा बन के। ये क्या गारंटी है इस बात की कि एस्टेब्लिशमेंट की कॉल आ रही थी? कुछ बताएं तो सही ना। आप खुद बताओ कि क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि कोई और शख्स कर सकता है? ऐसा भी मुमकिन है कि जी हम बिके नहीं है, लीडरशिप को अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए, हमदर्दियां लेने के लिए कि हमें खरीदने की कोशिश की गई, हम बिके नहीं है। अगर ये नंबर टांगने के लिए सिर्फ इल्जाम लगा रहे हैं खाली, तो फिर तो टांग देना चाहिए इनको खुद। इतना बड़ा इल्जाम, इन्होंने बाकायदा नाम ले लिया SI का और नाम लेके इन्होंने मेंशन किया, तो सर इनको तो फिर आप लेकर जाएं अदालत में कि कैसे आप इतना बड़ा इल्जाम लगा सकते हो इतने बड़े इदारे। अली PMLN के अंदर रंगबाजों की कमी नहीं है। एक तो सियालकोट से इनके रंगबाज आए दिन आपके सामने क्या क्या दावे करते रहते थे, मियां साहब फिक्र ना करो कौम बनामा लीग्स भूल जाएगी। इसी तरह चंद रोज कबल जब ये पार्लियामेंट के बाहर शेख रुहेल असगर की वीडियो देख लें आप, मैं देख लूंगा, मैं कर लूंगा, ना उनको किसी ने हाथ लगाया, बाद में पता ही नहीं चला भाई साहब ये कहाँ हैं। तो ये ऐसे ही हैं, ये ऐसे ही अपनी लीडरशिप के करीब होने के लिए ऐसी रंगबाजियां ये करते रहते हैं। ऐसे लोगों का एहतसाब होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए जो हमारे अदारों को मुतनाज़ा कर रहे हैं। ये आपने बड़ा अच्छा जुमला किया सर। एक तरफ यूसुफ रजा गिलानी का अच्छा जुमला आपने कहा, ऐसे लोगों का एहतसाब होना चाहिए। मैं यही तो गुजारिश कर रहा हूँ उस वक्त से कि इसका एहतसाब करने के लिए इनको इनका बाजू पकड़े सर, इन्हें कहें आओ FIA के पास चलते हैं, आओ हम तहकीकात करवाते हैं, इनका झूठ का पोल खोलें अगर ये झूठ बोल रहे हैं तो। देखें, इनका जिन्होंने एहतसाब करना है वो इंशाल्लाह ताला करेंगे। पहले तो अवाम इनका एहतसाब कर चुके हैं 2018 में, अगले इलेक्शन में भी इनका एहतसाब होगा, ये फिक्र ना करें। देखिए गवर्नमेंट ने क्या एहतसाब करना है, हम तो ऑलरेडी आपके सामने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पूरा एक धांधली का केस लेके गए हुए हैं, और वहां आप देख लें कभी हमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाना पड़ रहा है, कभी हमें इलेक्शन कमीशन से प्रे करनी पड़ रही है। ओपन एंड शट केस था जो खरीदो फरोख्त होती है, लेकिन है मैं समझता हूं कि कम अज कम अब PMLN को जो फोबिया था एस्टेब्लिशमेंट का वो खत्म हो जाना चाहिए। अगर पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं, इनके कैंडिडेट कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व नहीं है, किसी को प्रेशराइज नहीं किया जा रहा, बुनियादी तौर पे ये शिकस्त तस्लीम कर चुके हैं। अगर आप इनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, जिस तरह आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, टीवी टॉक शोज में आप देखें, बिलखसूस PMLN वाले बिल्कुल शिकस्त खुर्दा बॉडी लैंग्वेज के साथ बैठे हैं, इनको शिकस्त अपनी होती नजर आ रही है। इसलिए अब ये अदारों को मैं समझता हूँ कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश कर रहे हैं। वरना अगर ये अददी बात करते हैं, मैं अक्सर टीवी प्रोग्राम्स में देख रहा हूँ जी कि हमें अददी बर्तरी हासिल है। अली, आपको मीडिया को कौम को याद होना चाहिए, इसी सेनेट के अंदर वो 14 सेनेटर्स बैठे हैं जिन्होंने PDM की तरीके अदम एतमाद किया अपनी PDM के खिलाफ, चूंकि रियासत मुखालिफ बयानियां PDM लेके आई थी, उसको रद्द किया। तो 14 आज भी आपका साथ देंगे फिर डार साहब? देखते हैं कल देखते हैं कि कौन कौन आज भी रियासत मुखालिफ बयानियां जो ये लेके आए थे, जब कल वोटिंग कंप्लीट होगी इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिक्स किया, इन्होंने वो 14 नाम कौम के सामने लेके आए, क्या किया इन्होंने? तो इसलिए वो लोग मौजूद हैं। सबसे अजीब बात नहीं है कि सेनेटर आपकी हिमायत कर दें, 14 सेनेटर आपकी हिमायत कर दें तो वो ठीक है, उन्होंने रियासत मुखालिफ बयानिया मुस्तरद कर दिया, लेकिन अगर 16-17 MNAs आपके नुमाइंदे हफीज शेख को वोट ना दें तो वो बिके हुए गद्दार, और बिके हुए भी क्या कमाल बिके हुए
कि आप उनको ऐसा एनआरओ देते हैं, नाम पता होने के बावजूद आप कुछ नहीं कहते उनके साथ? देखें अली, पहले तो उस्मान डार किसी सतह पे ये नहीं कह रहा एडवांस पकड़ लिया है बाबा, सेनेटर्स ने एडवांस पकड़ लिया है। मेरा पार्टी लीडर ये नहीं कह रहा टिकट चल गई है, पैसा नहीं चला, टिकट चल गई है। यहां सादक संजरानी साहब के घर में से कोई खरीदो फरोख्त नहीं कर रहा, रात के अंधेरे में पकड़ा नहीं गया। 16 करोड़, 10 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़ के तरक्याती फंड्स, ऐसी कोई वीडियो सामने नहीं आई है। मैं समझता हूं सादक संजरानी साहब ने जिस तरह हाउस चलाया, तरक्याती फंड्स की तो आ गई है सर, सेनेटर्स के काम आते रहे हैं। देखिए सेनेटर्स के वो काम आते रहे हैं। ताल्लुक भी एक चीज है ना। अगर आज आप पीडीएम वाले क्या बात कर रहे हैं जी, यूसुफ रजा गिलानी ने बड़ा जबरदस्त पार्लियामेंट को चलाया था, बड़े ही जबरदस्त प्राइम मिनिस्टर। अच्छा मुझे एक बात बताएं, हफीज शेख साहब का कितना ताल्लुक था लोगों से? पढ़ रहे हैं इस तरह की। सर मुझे एक बात बता दें, हफीज शेख का ताल्लुक ज्यादा था लोगों से कि गिलानी साहब का? एक बंदा जो है ही जो मतलब पाकिस्तान में रहता ही नहीं था, उस बंदे का कितना ताल्लुक होगा लोगों से जो आप यहाँ ताल्लुक की बात कर रहे हैं? फिर तो गिलानी साहब को ज्यादा ताल्लुकात है। वो बंदा वज़ीर आज़म रह चुका हुआ है, उसी पार्लियामान का हिस्सा रह चुका हुआ है। हफीज शेख उनके नीचे काम कर चुके हुए हैं। देखें अली, मैं आपका ये आर्गूमेंट जरूर बाय करता जो आप बात कर रहे हैं। अगर ऐसी शर्मनाक वीडियो सामने ना आई होती कि जी फ्लोर ऑफ द हाउस आपके साबिक वजीर आजम कह रहे हैं, कोई काउंसलर नहीं मोहल्ले का कह रहा कि एडवांस पकड़ लिया है बाबा। इतनी अखलाकियत तबाह हो चुकी है कि आपका साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ फ्लोर ऑफ द हाउस क्या सीना तान के कह रहा है, मैं खरीद रहा हूं, मैं एडवांस दे रहा हूं पार्लियामेंटेरियंस को। ये अखलाकियत है? ये हम कौम को और आने वाली जनरेशन और नौजवानों को पैगाम दे रहे हैं। सादिक संजरानी साहब की भी एक वीडियो इस वक्त चल रही है, वायरल हुई है, हल्कों में फैली हुई है, जिसमें वो कह रहे हैं कि उन हल्कों ने कह दिया कि आप ही होंगे। ये मुबैना तौर पे ये ऑडियो चल रही है, वीडियो चल रही है इस वक्त, फिर उसकी भी तहकीकात करवा लें सर। देखिए किन हल्कों ने कह दिया, अब इस तरह की बातें तो ट्विस्ट किसी तरफ भी आप कर सकते हैं। मेरा मकसद है आप तजिया करते हैं, अली हैदर तजिया करते हैं जी सादक संजरानी जीतने जा रहे हैं, तो क्या मेरा मतलब इसमें कहेंगे जी अली हैदर बिक गया? आप अगर तजिया करते हैं, जबरदस्त तजिया करते हैं सर उस वीडियो के अंदर जो हैं वो जी नहीं, मैं एक बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो वीडियो गलत थी या ठीक थी, ना मैंने अभी तक वो वीडियो देखी है। अभी आपने कहा है अपने प्रोग्राम में तो मैं आपकी बात मान लेता हूं, लेकिन अगर उन्होंने कुछ कहा है जी कि वहां से आ गया यहां से आ गया, देखिए ये ऐसी बात। मकसद ये है कि इस तरह का बताएं ओपन एंड शट वीडियोस जिस तरह खरीदो फरोख्त की जा रही थी, आप बताएं ना। आप बड़े माशाल्लाह क्रेडिबल एंकर हैं, हक और सच की आवाज हैं अली आप, तो आप मुझे बताएं ये जो किया है ईमानदारी से बताएं। यार ले किसी पीडीएम वाले को अगर वो हलफ दे यूसुफ रजा गिलानी के इलेक्शन में पैसा नहीं चला, मैं सियासत छोड़ जाऊंगा, लाए इन्हें यूसुफ रजा गिलानी से ही ले लें। एक दफा आके कौम के सामने यूसुफ रजा गिलानी या उनके बेटे कह दे, आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, कोई सेनेट का इलेक्शन ऐसा नहीं है पाकिस्तान की तारीख में जिससे पैसा ना चला। हम घर चले जाएंगे अली, हम घर मैं एग्री करता हूं आपसे, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मकसद अब मैं अगर आपसे ये कह रहा हूं कि अगर इन्होंने जब तरीके अदम एतमाद लाने की कोशिश की सेनेट में, तो इनके जो 14 सेनेटर्स जो इनके साथ खड़े नहीं हुए, उन्होंने खुद तरीके अदम एतमाद किया, अपनी पीडीएम पे वोट नहीं दिया। तो क्या वो 14 लोगों को भूल गई है कौम, या आप लोग भूल गए हैं? वो आज भी इस ऐवान के अंदर हैं। अगर नहीं है तो इन्हें बताएं नाम। मैं कुछ टॉक शोज में बैठा था, मुंह छुपाने के लिए ये बात दोनों तरफ सादिक होती है सर। वो 14 लोग आज भी ऐवान के अंदर हैं, वो 17 लोग आज भी ऐवान के अंदर हैं, वो 14 लोग आज भी एतमाद का सेनेट इलेक्शन का वोट देंगे, वो 17 लोग आज भी आपने उनसे एतमाद का वोट ले लिया। ये पलड़ा भारी हो गया, बराबर हो गया सर दोनों तरफ। अच्छा आगे बढ़ते हैं, कोर कमेटी का इजलास होता है। मैं आपके देख सुन ले जरा, इधर रुकिए जरा। मैं आपके प्रोग्राम में मुतालबा कर रहा हूं उन अदारों से, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, इन 17 का इन 14 का एहतसाब करें। इन लोगों को कटेरे में लेके आए जिन्होंने भी ज़मीर फरोशी की है। हम किसी सर ये मुतालबा गलत कर रहे हैं आप। ये मुतालबा अपने वज़ीर दाखिला से करें। आप ये मुतालबा वज़ीर दाखिला से करेंगे, भैया आपको नाम पता है, उन्होंने खुद कहा, ऐलान करके कहा कि मुझे नाम पता है, आप मुझे नाम लेके दें, उनसे मैं अभी चला देता हूँ। देखिए इस तरह देखिए, अगर वज़ीर आप शेख रशीद साहब को फोन करें सर, उनसे नाम पूछ लें। पकड़ाया था राजा परवेज, देखिए राजा परवेज अशरफ साहब ने कहा फ्लोर ऑफ द हाउस हमने एडवांस दिए हैं, वो बता दे, वही लिस्ट दे दे। अगर हमारे इंटीरियर मिनिस्टर की तरफ से नहीं आ रही है, मरियम नवाज साहिबा ने दाखिला कह रहे हैं कि मुझे नाम पता है, उनके नाम बता दें। आपका उनसे अच्छा ताल्लुक है, अभी फोन करें उनको बैठे बैठे, उनसे नाम पूछे, मैं ऑनर करता हूं।
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ अभी पूछे शेख रशीद इसके ऊपर अगले दो अली मेरे भाई हम अगले 2 घंटे मजीद इस तरह डिबेट कर लेंगे। इसका एक ही हल है, खरीदो फरोख्त बंद होनी चाहिए। डिबेट है ही नहीं, बनती नहीं है इस पे। एक बंदा कह रहा है मुझे नाम पता है, उसे आप पूछ सकते हैं नाम। साथ दें वो सर जी आप इधर उधर क्यों धक्के खाएंगे? आपके बंदे को नाम पता है, उससे पूछ लोगों को। अली देखे, किसी को शक नहीं होना चाहिए। वाहिद पार्टी है पाकिस्तान तरीके इंसाफ जिसने अपने 20 MPs फारिग किए। बताए ना 72 साल तारीख में किसी एक पार्टी का आप नाम ले ले, कोई एक कर दिए फारिग, ये 17 भी फारिग करें। हम है वो जिन्होंने करके दिखाया। ये सारे ये हौसला रखे ना, हम ऐसे ही तो नहीं किसी को फारिग कर देंगे। आप फिक्र नहीं करें, पहले तो हम देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा मुझे एक बात बताएं, वीडियोस के ऊपर दो लोग सामने आए हैं स्टिंग ऑपरेशन। कौमी असेंबली के कवानीन को अच्छी तरह जानते। डॉक्टर साहब मेरा एक सवाल का जवाब दीजिएगा, एक सवाल का जवाब दीजिएगा। 181 है ना तारिक साहब, इतना ही है ना? 181 है इस वक्त हमारे, 181 है। 181 माइनस 17 कितने होते हैं सर? हुकूमत रहती है कि नहीं रहती? मुझे सर काउंट करके बता दे यार। 181 माइनस 17। इमरान खान इस मुल्क में इक्तदार की पॉलिटिक्स नहीं कर रहा है, यही तो मैं आप लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ। सर कटो ना, इमरान खान यहाँ कोई वजीर आजम की कुर्सी के साथ चिपक के नहीं बैठा है। इमरान खान आया इस मुल्क में निजाम की तब्दीली के लिए। यही वजह है कि वो वाहिद शख्स लड़ रहा है आज इस करप्ट निजाम के खिलाफ। यही वजह है कि वो वाहिद शख्स इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में अकेला तनहा खड़ा था। कहां थी ये सारी जमातें जो आज कहती हैं जी अबड़ो आ गया, कादर आ गया? इन सब के हाथ मजबूत करने वाले जो लोग भी चोर दरवाजों से आ रहे हैं सेनेट में, ये लोग हैं पीडीएम वाले। ओ सर ये चोर डाकू में मान गया, आप अपने दरमियान में चोर डाकू घुसा है, उनको तो फारिग करें। डॉक्टर साहब मेरी अर्ज सुने, देखें रिश्वत देने वाला उस पे अल्लाह की लानत। एक काम करते हैं, रिश्वत लेने वाले में भी आप और मैं मिलकर लानत भेजते हैं सर, उस पे भी लानत। पहले देखें पहले तो मेरे लीडर ने, मेरे वजीर आजम ने 178 वोट जो लिए हैं उसमें कोई एडवांस नहीं पकड़ाया बाबा, कोई टिकट की लालच नहीं दी है सर। मैं वो बात नहीं कर रहा, गिलानी को वोट देने वाले 17 लोगों के नाम वज़ीर दाखिला शेख रशीद को पता है, बकौल शेख रशीद वज़ीर आज़म को भी पता है, तो सर निकाले ना उनको बाहर। तो मुझे एक बात बताओ ना अली मेरे भाई, फिर बंद कर देते हैं ये दारे, बंद करें, ताले लगा देते हैं। फिर अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इंसाफ नहीं मिलेगा, धारों से इंसाफ नहीं मिलेगा, क्या हर तो सर वो जो आपने पहले वाले 20 लोग भी ऐसे फारिग किए थे ना, आप कौन सा पहले धारों के पास गए थे? आपने खुद से फारिग कर दिए थे ना पहले वाले 20 लोग का मुजाहरा करें। सर वो पहले वाले जो 20 MPs से आपके पास वीडियोस आई, आपने खुद से फारिग कर दिए, आप इदारों के पास नहीं गए ना सर। तो अभी भी आपके पास सबूत है, नाम आपको पता है, तो फारिग करें। देखिए मैं आपको कह रहा हूं, एक तो शेर रशीद साहब के पास नाम है, वो पब्लिक कर दे। मैं ये भी आपको कह रहा हूं कि एक प्रोसेस है, किसी चीज को भी आपने फारिग करना चाहिए। इन 17 को करना है या 10 को करना है या 12 को करना है, लेकिन मैं ये आपको कह रहा हूं कि ये आपको शको शुबा नहीं होना चाहिए कि शायद इक्तदार के लालच में इमरान खान कुर्सी के साथ चिपटा रहेगा। ये इमरान खान वो वाहिद शख्स है जिसने पूरी नेक नीति के साथ इस मुल्क में कोशिश की है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो जाए, साफ और शिफाफ इंतखाबात हो जाएं, लेकिन हम अकेले नहीं कर सकते। हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है। हम चाहते हैं आए अपोजिशन आगे बढ़े। क्या मिसाके जमहूरियत में इन्होंने जो कौम के साथ एक सियासी टोपी ड्रामा ही किया था। मैं तो समझता हूं, मैं आपके प्रोग्राम से पूछना चाहता हूं, भट्टो के जालों से, पीपल्स पार्टी के कारकुन से, वर्कर से पूछना चाहता हूं, मोहतरमा बेनजीर भट्टो शहीद का ये वादा था कि सेनेट इलेक्शन फेयर एंड फ्री होंगे, ओपन हैंड से होंगे या ओपन बैलेटिंग से होंगे, कहां गया? मैं समझता हूं आज बेनजीर भट्टो की रूह भी तड़प रही होगी कब्र में अली, जिस तरह ये लोगों ने अपने लीडर आपकी बात से तो मैं एग्री कर गया ना। मैंने शुरू से कहती हूं सर, मैं उनको अभी एक लम्हे के लिए चोर डाकू मान लेता हूं, वो तो बहस से आउट हो गए ना बिल्कुल ही, वो तो मैं मान गया चोर डाकू। आप तो हैं इस वक्त तहरीके इंसाफ पे मबनी पार्टी, रियासत मदीना की पार्टी। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं सर, जिस तरह आपके पास उन 20 MPs के सबूत आए, आपने किसी इदारे से नहीं पूछा, आपने खुद से बंदों को किक आउट कर दिया। अब भी आपके वजीर दाखिला और प्राइम मिनिस्टर को उन लोगों के नामों का पता है, सारी बातें सबूत होंगे तो नामों का पता है ना। तो सर अभी भी उनको किक आउट करें। 181 माइनस 17 कितने बचते हैं पीछे? मेरे भाई बात यह है कि प्रोसेस में है, हुकूमत जाती है सर। रखें इंशाल्लाह ताला, हम ही हैं, हम ही करेंगे इनको फिक्स। यार हुकूमत फिर जाती है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, मुझे बताएं ना। या निजाम ठीक करना है या फिर इसी करप्ट निजाम के साथ आगे बढ़ना है। या तो आप लें किसी पीडीएम वाले को इस वक्त मेरे साथ, वो आए जवाब दे। मैं तो ये आपसे कोई आता है ना यार, तो आप उनसे ये पूछो कि आज आप अब्दुल कादर का नाम ले रहे हो, अबड़ू का नाम ले रहे हो, चलो एक लम्हे के लिए मैं मान लेता हूँ ये जो कुछ कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, लेकिन इन लोगों के हाथ मजबूत करने वाला कौन है? पीडीएम, पीपल्स पार्टी, नून लीग, फजल रहमान।
अगर ये इतने ही संजीदा थे, अगर इनके दिलों में कोई चोर नहीं था खरीदो फरोख्त का, तो ये सुप्रीम कोर्ट में आके खड़े होते, बल्कि पार्लियामेंट में अमेंडमेंट में हमारा साथ देते। आज क्या कर रहे हैं बैठ के? साहब इसका बड़ा सिंपल सा आंसर था सर कि उन 17 लोगों के साथ आप करेंगे क्या? अगेन 181 - 17 क्या बचता है सर? हुकूमत नहीं बचती इसके बाद। मसला ये है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका कीमती वक्त है। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद राना सनाउल्लाह साहब से पूछेंगे भाई सबूत कहाँ है। पहले भी डीजी ISPR ने कहा था कि आपके पास सबूत है तो हमें दें, सबूत किसी ने नहीं दिए। अब फिर बड़ा इल्जाम लगा दिया, सबूत कब देंगे? वक्फे के बाद पूछेंगे। नाजरीन, अब हम बात करेंगे, हमें ज्वाइन करते हुए हैं इस वक्त राना सनाउल्लाह साहब। राना साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अच्छा, MQM से भी पूछेंगे, हमें कवर नवीद जमील साहब ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में। राना साहब बहुत बड़ा इल्जाम है सर, इस इल्जाम का सबूत होना चाहिए। सबूत कब पेश कर रहे हैं आप? आपने इदारों का बाकायदा नाम लिया है और नाम लेके इतना बड़ा आपने इल्जाम लगा दी। देखें, ये जिन सेनेटर्स ने पार्टी लीडरशिप से ये बात शेयर की है, एक तो उन सेनेटर्स की ये खलूस नीयत है, पार्टी के साथ कमिटमेंट है कि उनके ऊपर अगर दबाव कोई आया है तो उन्होंने पार्टी लीडरशिप से शेयर किया है, और जिस हद तक वो इसको पब्लिक करना चाहेंगे उस हद तक पार्टी पब्लिक करेगी। अगर उनमें से किसी की ख्वाहिश हुई कि इसको पब्लिक ना किया जाए तो नहीं करेगी। इसलिए पार्टी जो है इस बारे में कुछ लोगों की जो कॉल डिटेल्स है वो सामने ला भी रही है, ताकि लोगों को इस बारे में पूरी तरह से आगाही हो, और शायद सब की जो है वो नहीं ला रही। तो जो उन लोगों ने बताया है उसके मुताबिक यही है कि हुकूमती कैंडिडेट जो है सजरानी साहब, उनकी हमायत के लिए कहा जा रहा है, और अदरवाइज़ जो है वो बुरे नताइज की जो है वो धमकियां दी जाती हैं। नैब जो कि माशाल्लाह जिसका काम ही ये है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करनी, उसका हवाला दिया जाता है, FIA और एंटी करप्शन से डराया जाता है। तो यही बातें होती हैं। तो राना साहब, अब तक आपके इल्म के मुताबिक, नॉलेज के मुताबिक कितने सेनेटर्स को कॉल्स जा चुकी होंगे? अब तक कितने सेनेटर्स को कॉल्स गई हैं? देखिए, ये नंबर शेयर करना जो है अभी तक पार्टी पॉलिसी नहीं है। इसमें से जो फैसला होगा उन लोगों को मीडिया के सामने ले आया जाएगा, या उनकी तफसील जो है वो शेयर की जाएगी। लेकिन अभी ऐसा फैसला नहीं हुआ कि वो तमाम डिटेल्स को जो है वो पब्लिक कर दिया जाए। अच्छा राना साहब, डीजी ISPR ने कैटेगोरिकली कहा था अपने बयान में कि वो सियासत से दूर रहना चाहते हैं, रहेंगे और अभी भी हैं, लेकिन सर बाकायदा इदारे का नाम लिया गया है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अब्बासी साहब ने की। सर ये अगर कल को इदारा आपसे पूछे कि भाई सबूत लाएं, क्योंकि इससे पहले भी आपसे कहा गया था, इदारे ने कहा था कि आप हमें सबूत दे दें, तो सर क्या इनके सबूत आपके पास हैं जो आज आपने इतना बड़ा इल्जाम, इतना बड़ा दावा किया है? देखिए, यानी सबूत जो है वो तो उस चीज़ का होता है ना जिस चीज़ के मतलब मालूम ना हो, जो चीज़ नज़र ना आ रही हो। अब आप मुझे कहें कि जी सूरज के सूरज होने का सबूत आप मुझे ला के दें, तो कहाँ से ला के दूँगा मैं सूरज ला के जो है वो आपके सामने पेश कर दूँगा या आपके हाथ पे रख दूँगा। एक दिन है तो किस तरह से साबित किया जाए कि ये दिन है, ये रात नहीं है? तो ये चीज़ें जो हैं ये कुछ साबित करने वाली चीज़ें हैं। किसको नहीं पता कि 2018 के इलेक्शन में क्या हुआ? किसको नहीं पता कि जो है ये लोगों को किस तरह से ला के जो है वो अपना पटे पहनाए गए बनी गाला में? कौन लोग लेके आते थे, कहाँ से लेके आते थे, कैसे लेके आते थे? अब यानी अब जिसको 70 करोड़ रुपए का कल पटा पहनाया गया है, तो ये किसी को शक है? कोई कह सकता है कि वो बंदा जो है वो बगैर पैसा लगाए जो है वो बन गया है सेनेटर, जिसके सेनेटर बनने से पहले, टिकट देने से पहले वज़ीर-ए-आज़म गवाही दे रहे थे कि 70 रुपये रेट निकल आया, क्योंकि 70 रुपये वसूल कर लिया था। फिर उसके बाद टिकट वापस किया, फिर उसके बाद आज़ाद किया, फिर आज़ाद करके उसको वोट अपनी पार्टी के दिलवाए। तो ये चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें आपको साबित करने की ज़रूरत है इनको। ये तो नोश्ता दीवार हैं, तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है कि इसके खिलाफ क्या इलेक्शन कमीशन रुजू करेंगे, अदालत जाएंगे क्या, या सिर्फ एक बयान तक रहेगा? आप मशवरा दे दें,
इलेक्शन कमीशन जाएंगे तो इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, अदालत में जाएंगे तो अदालत क्या करेगी। मामला ये है कि ये तो एक हमारा मौक़िफ़ है, हमारा बयानिया है, हमारा रिज़ॉल्व है कि इस मुल्क में आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए, इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। हमारा ये मौक़िफ़ है कि अगर ये रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, इस मुल्क में रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, ये मुल्क आगे नहीं चलेगा। और ये चल रहा है आगे। जो हालात हैं ये आपको नज़र आ रहे हैं ना। मेरे ऊपर 15 किलो हीरोइन डाल दी और कहा कि जी मैं पूरी दुनिया में जो है वो हीरोइन का नेटवर्क चला रहा हूँ। उस नेटवर्क का दूसरा बंदा अभी तक पकड़ के जो है वो पेश नहीं किया। तो क्या कर लिया है जी अदालतों ने, क्या कर लिया है पार्लियामेंट ने। स्पीकर असम्बली को मैंने लिख के दिया था तो स्पीकर असम्बली कहता कि जी मैं मजबूर हूँ, मैं इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकता। तो हम तो भाई प्रोटेस्ट ही कर सकते हैं, हम अपनी वॉइस ही कर सकते हैं, और इसके अलावा जो है वो क्या कर सकते हैं। जो अपना पार्लियामेंट्री यूनियन है, उन्होंने मेरे केस को टेकअप कर लिया और मेरे हाउस का स्पीकर जो है वो कंधों पे हाथ फेर के कह रहा है कि मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो जहाँ पे ये हाल हो वो आप वहाँ पे कह रहे हैं कि जी आप ये करेंगे वो करेंगे। यहाँ पे सिवाय इसके कि हम अपनी आवाज़ बुलंद करें। ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप क्या करेंगे, मशवरा देने वाला मैं कौन होता हूँ। लेकिन सर अभी हमने देखा है कि इलेक्शन कमीशन ने डस्का के ऊपर मशवरा देने वाले नहीं, आप हमारे साथ करें, आप हमारे साथ करें कि अगर जब हम सच कह रहे हैं, सही बात कह रहे हैं, आपको भी पता है, तो मशवरा देने की बजाय आप हमारे साथ शामिल हों। अच्छा राणा साहब, मेरा काम बेसिकली आवाज़ उठाना है, और अगर आप दुरुस्त हैं, अगर आप सही पर हैं, तो मैं आपके हक में आवाज़ उठाऊंगा, आपके लिए आवाज़ उठाऊंगा, सबके लिए आवाज़ उठाऊंगा सर। अच्छा तो राणा साहब मुझे ये बताइएगा, जीत के लिए कितने पुरुमीद हैं आप। ये कॉल्स आने के बाद, जैसा कि आप फरमा रहे हैं, धमकियां देने के बाद, उसके बावजूद भी जीत का यकीन है आपको कल के इलेक्शन में? देखें जी, मामला ये है कि हर आदमी जो है वो एक जैसा बहादुर, एक जैसा दलेर, एक जैसा हालात को फेस करने वाला नहीं होता। बाज़ लोग बेगुनाह होते हैं, बेकसूर होते हैं, लेकिन अगर उन्हें कहा जाए कि जी आपके ख़िलाफ़ ये मुकदमा कायम कर दिया जाएगा, तो वो बजाय इसके वो ये समझें कि जी मैं जब हूँ ही बेगुनाह तो मेरा। ठीक है राणा साहब, ये अभी ट्वीट भी आया है, अभी मरियम साहिबा ने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि सिर्फ धमकियाँ नहीं दी गई बल्कि गंदी गालियाँ भी दी गई हैं, गंदी गालियाँ जो है वो भी दी गई हैं। जी हाँ, ये खैर मरियम साहिबा जो है वो अपने बारे में बात कर रही हैं। ये जो बात हो रही है ना फ़ोन कॉल्स की, यहाँ पे मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने अपने बारे में बात की है, तो इन क्योंकि तहकीकात डेफिनेटली होनी चाहिए। अब एमक्यूएम क्या चाहती, एमक्यूएम अपना वजन किसके पलड़े में रखेगी? चंद घंटे बाकी रह गए हैं, क्यों फैसला नहीं कर पा रही? पूछेंगे एमक्यूएम के रहनुमा कंवर नबी जमील साहब से। कंवर साहब शुक्रिया, फैसला क्या किया है सर आपने? आपसे तो वादा किया गया था, या शायद आपने डिमांड की थी डेप्यूटी चेयरमैनशिप की, आपको नहीं मिली। डिमांड्स तो आपकी पहले भी बहुत ज़्यादा है शहरी सिंध के हवाले से, वो भी आपको कुछ नहीं मिला। तो अब फैसला क्या किया है, कल किसको वोट देंगे आप? देखिए, हमने एक तो एमक्यूएम की तरफ से कोई मुतालबा नहीं किया गया सेनेट के इलेक्शन के मौके पर, ना ही डिप्टी चेयरमैन का मुतालबा किया गया, ना ही कोई और। हाँ, एक हमारा जो इलेक्शन जो गवर्नमेंट बनने से पहले जो हमारे 2 MOU साइन हुए थे, जिसमें मजमूई तौर पर 9 पॉइंट थे। जब भी गवर्नमेंट के जानिब से जो भी नुमाइंदे आते हैं, वो आते हैं या हम जाते हैं, हम तो अपने उन्हीं मुतालबात पर बात करते हैं। बाकी हम चूँकि गवर्नमेंट के इत्तेहादी हैं और पीपल्स पार्टी के साथ हमारे चूँकि अच्छे तजर्बात नहीं है, गो कि मुस्लिम लीग नून के साथ ऐसी पोजीशन नहीं है। मुस्लिम लीग नून के साथ हमारे काफ़ी खुशगवार ताल्लुकात भी हैं, लेकिन बहरहाल यहाँ पे पीपल्स पार्टी ही से बात होती है, तो हम मजबूती से गवर्नमेंट के साथ खड़े हुए हैं इस सेनेट इलेक्शन में। नहीं, यानी मेरा एक बात ये बताइएगा कंवर साहब, क्या इस सिलसिले में हुकूमत से कोई बात नहीं हुई? खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की जो मुलाकातें हुई वो भी कोई ऐसी बात नहीं हुई? शाहजेब साहब के प्रोग्राम में भी ये बात हालांकि दोहराई गई थी, तो क्या फैसल सब्जवारी का जिक्र नहीं हुआ कि वो उम्मीदवार होंगे डेप्यूटी चेयरमैन के लिए? मेरे ख्याल में तो नहीं हुआ। इस किस्म का कोई भी एमक्यूएम की तरफ से
ऐसा मुतालबा नहीं आया है। हो सकता है मे भी, लेकिन मैं तस्दीक कंफर्म नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ पे जिक्र आया हो। तो खालिद मकबूल भाई ने भी कह दिया हो कि हमारे पास भी मुनासिब उम्मीदवार हैं, दोनों, अपना फैसल भाई भी और जो हमारी खातून है, दोनों पढ़े लिखे हैं। तो हो सकता है ऐसी कोई बात कह दी हो, लेकिन इसका मुझे इल्म नहीं है। लेकिन हमारी तरफ से इस किस्म का कोई मुतालबा नहीं आया है। ठीक, तो यानी अब ये तय है कि कल आप वोट हुकूमती जमात पीटीआई को ही देंगे? जी हाँ, हम गवर्नमेंट के इत्तेहादी हैं और गो के हमारे बहुत सारे गवर्नमेंट से शिकायतें भी हैं, लेकिन हम स्टिल उनके इत्तेहादी हैं और हमें उनकी मुश्किलात का अंदाज़ा है और उनकी नीयत पर भरोसा है कि उनकी कम से कम कराची और सिंध के शहरी इलाकों के लोगों के साथ उनकी नीयत ठीक है और वो चाहते हैं काम करना। कुछ फाइनेंशियल परेशानी है, कुछ और उनकी तवज्जो इधर उधर है, लेकिन हमें उनकी नीयत पर शक नहीं है। अच्छा, लेकिन कुंवर साहब, अब जरा सेनेट से हट के बात करते हैं। मुझे अपने ईमान से बताइएगा सर कि आपकी जो बैकबोन है वो है शहरी सिंध। आप 2.5 साल गुजर गए, 2.5 साल मजीद गुजर जाएंगे। यही सब कुछ अगर होता रहा, वादे पूरे ना हुए, तो 2.5 साल के बाद या 5 साल के बाद आप यही जवाब लेके कराची के शहरियों के पास जाएंगे कि हमें इनकी नीयत पे भरोसा था, हो कुछ नहीं सका, हमें माफ कर दीजिए। आपको लगता है ये मुनासिब होगा? देखिए, अब हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। हमारे पास 2 ही ऑप्शन हैं, एक पीटीआई है और एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ठीक है, नहीं आपके पास ऑप्शन और कोई नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कंवर साहब, आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे। कराची की बदअमनी की डोरें लंदन, भारत और जनूबी अफ्रीका ही नहीं नाज़रीन, बल्कि अमेरिका से भी हिलाई जाती है। अमेरिका में बैठी शख्सियत व्हाट्सएप कॉल्स पर मौत के परवाने जारी करती है। सफाक कातिलों को खून बहाने की उजरत भी अमेरिका से ही तय की जाती है। कराची में टारगेट किलिंग और फिरका वाराना फसादात का असल किरदार तो बानी एमक्यूएम है, लेकिन आज इस घिनौने नेटवर्क की एक अहम तरीन कड़ी का नाम सामने आया है और इंकशाफ हुआ है कि एमक्यूएम लंदन एक बार फिर कराची में बदअमनी फैलाने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रही है। और एमक्यूएम लंदन की अहम रहनुमा कहकशां हैदर ने अमेरिका में बैठकर कराची में आग लगाने की साजिश तैयार की है। कहकशां हैदर बानी मुत्तहदा की हिदायत लेकर शहर कायद में फसादात, कत्ल गारत और फिरका वाराना किलिंग्स करवाती रही है और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ समेत सिंधी अलहदगी पसंद तंजीमें भी कहकशां हैदर के नेटवर्क का हिस्सा बन चुकी है। आज कराची में सीटीडी के DIG उमर शाहिद हामिद ने इंकशाफ किया कि एमक्यूएम लंदन की राब्ता कमेटी की रुकन कहकशां हैदर ने खास तौर पर कराची में कानून नाफिज करने वाले इदारों, पुलिस और सियासी मजहबी रहनुमाओं को निशाना बनाने के लिए भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और अलहदगी पसंद सिंधी और बलोच ग्रुप्स के साथ मिलकर टारगेट किलर्स ग्रुप कायम किया। वो बाकायदगी से बजरिया फ़ोन इन टीमों को चला रही थी। जो टीम 2017 में गिरफ्तार हुई, उनके गिरफ्तार होने के बाद भी रेंजर्स की इंटेलिजेंस ने एक दूसरा नेटवर्क अनर्थ किया। फिर बाद में सीटीडी ने उन पर जब इन्वेस्टिगेशन की कि ये एक नेटवर्क इन बंदों के गिरफ्तार होने के बाद भी एक अलग टीमें भी ये खातून जो है वो चलाती रही हैं। कत्ल की मंसूबाबंदी में कहकशां हैदर की महारत हैरान कुन है। कब, कहां, कैसे, किस गाड़ी पर और क्या पहनकर वारदात करनी है। कहकशां हैदर एक एक चीज टारगेट किलर को खुद बताती है। यही नहीं बल्कि टारगेट के जिस्म के कौन से हिस्से को निशाना बनाना है, ये तक भी वो खुद कातिल को बताती है। इस बात के सबूत में आज एक ऑडियो क्लिप भी चलाई गई जिसमें कहकशां हैदर मुबैना तौर पर हिटमैन को कत्ल की हिदायत कर रही थी और कत्ल करने का तरीका सिखा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिंध रेंजर्स के कर्नल शब्बीर ने बताया कि 2017 में रेंजर्स ने एमक्यूएम लंदन के 3 टारगेट किलर्स पकड़े थे जिन्होंने चेयरमैन यूसी राशिद मामू को कत्ल किया था। इन लोगों की उम्र कैद की सजा हो चुकी है। उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि कहकशां नामी खातून का ही नाम लिया गया। जिन लोगों को एप्रीहेंड किया गया था उनकी कन्फेशनल स्टेटमेंट्स भी आई थी और उन कन्फेशनल स्टेटमेंट्स के बेस पे उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो चुकी है ऑलरेडी। उनकी जो कन्फेशनल स्टेटमेंट्स हैं उसमें कहकशां हैदर साहबा का नाम ऑलरेडी उन्होंने खुद भी मेंशन किया हुआ है। और अब खौफनाक बात यह है कि कहकशां हैदर एक बार फिर कराची में खून की होली खेलने की मंसूबाबंदी कर रही है। सिक्योरिटी इदारों ने आज इंकशाफ किया है कि फिरका वाराना फसादात और अहम शख्सियात को कत्ल करने के लिए टारगेट किलिंग टीमें बनाई जा चुकी हैं और इन टीमों को बनाने के पीछे भी कहकशां हैदर का ही।
बहुत से जो टारगेट्स थे वो इसलिए सिलेक्ट किए गए थे कि कराची में फसाद फैले। कर्नल साहब ने जिक्र किया कि सेक्टेरियन फसाद फैले और किस्म के फसादात हों, कुछ चीज़ें नहीं शेयर कर सकते, उनकी सेंसिटिविटीज़ हैं। सेक्टेरियन पहलू इस हवाले से है कि कुछ टारगेट्स की सिलेक्शन इस बेसिस पर की गई कि अगरचे वो टारगेट्स अगर हिट हो जाते तो सेक्टेरियन फसाद जो है वो कराची शहर में फैल जाता। मुल्क दुश्मन कुव्वतें उलमा की टारगेट किलिंग करके मुल्क को फिरका वाराना फसादात में झोंकना चाहती हैं। गुज़िश्ता बरस कराची में मारूफ आलिम दीन मौलाना आदिल की टारगेट किलिंग भी इसी मंसूबे की एक कड़ी। इन्हीं वाक़यात को रोकने के लिए सिक्योरिटी इदारे भी मुतहरिक हो चुके हैं और गुज़िश्ता कुछ माह से खास तौर पर कराची में दहशत गर्दों के खिलाफ पैदरपै कार्रवाइयाँ देखने में आई हैं। सिर्फ चंद हफ्तों में मुख्तलिफ कार्रवाइयों में रॉक के तरबियत याफ्ता कई खतरनाक दहशत गर्द पकड़े जा चुके हैं। 27 जनवरी और 2 फरवरी को 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में कलदम तंजीमों ज़ैनबियून ब्रिगेड के 2 खतरनाक दहशत गर्द पकड़े गए थे। सिंध में भारतीय खुफिया एजेंसी की आशीर्वाद से सिंधी अलहदगी पसंद तंजीमें और MQM लंदन के मुल्क दुश्मन नेटवर्क मुसलसल कार्रवाइयों की ताक में है, लेकिन सिक्योरिटी इदारों की बरवक्त कार्रवाइयों की वजह से दुश्मन कुव्वतों की हर चाल नाकाम हो रही है। दिसंबर 2020 में सिंधी अलहदगी पसंद गिरोहों की जानिब से 2 दहशतगर्दी की कार्रवाइयां सामने आई थी। जामे कराची के बाहर क्रैकर हमले में 2 रेंजर्स एहलकार जख्मी हुए थे, जबकि क्लिफ्टन में चीनी बाशिंदों की गाड़ी में बारूदी मवाद नस्ब करने की कोशिश की गई थी, जिसे फौरी तौर पर नाकाम बना दिया गया। नाज़रीन, यहाँ पर एक वक्फे के बाद आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में एक दफा फिर टिकटॉक को बैन किया गया, मगर वजूहात क्या हैं, वक्फे के बाद। नाज़रीन, पाकिस्तान में टिकटॉक पर एक बार फिर पाबंदी आयद कर दी गई है। 14 दिन की यह मशरूत पाबंदी पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से लगाई गई। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कैसर रशीद खान और जस्टिस मोहम्मद नासिर महफूज पर मुश्तमिल पैनल ने पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को हिदायत की है कि वो टिकटॉक इंतजामिया से रब्ता करे और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि टिकटॉक पर गैर इखलाकी वीडियोस पोस्ट ना की जाए। अगर ऐसा ना हुआ तो टिकटॉक पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर। जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने PTA से पूछा, टिकटॉक पर गैर इखलाकी मवाद की रोकथाम के लिए क्या इकदाम किए गए हैं। नाज़रीन, डायरेक्टर जनरल टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी कामरान गंडापुर ने अदालत को बताया कि वीडियोस मुख्तलिफ ज़बानों में होती हैं, सबको फिल्टर करना बहुत मुश्किल है। कामरान गंडापुर ने अदालत को बताया कि टिकटॉक का हेड ऑफिस सिंगापुर में है, पाकिस्तान में इसका दफ्तर नहीं, इसे दुबई से कंट्रोल किया जा रहा है। टिकटॉक इंतजामिया से दरख्वास्त तो की है, लेकिन अभी मस्बत जवाब नहीं आया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि टिकटॉक हुक्काम ताउन नहीं कर रहे तो फिर इसे बंद कर दें। उन्होंने कहा, टिकटॉक से माशरे में फहाशी फैल रही है, सबसे ज्यादा नौजवान मुतासर हो रहे हैं। दूसरे ममालिक और माशरों में इसकी इजाजत होगी, लेकिन हमारा माशरा इसकी इजाजत नहीं देता। अदालत ने हुक्म दिया, जब तक टिकटॉक गैर इखलाकी मवाद की रोकथाम के लिए ताउन नहीं करता, उस वक्त तक एप्लीकेशन पर पाबंदी लगा दी जाए। अदालत की तशवीश बजा है, लेकिन टिकटॉकर्स का कहना है कि फहश मवाद अपलोड करने वाले तो दीगर प्लेटफॉर्म्स भी इस्तेमाल करते। बंदी के अदालती हुक्म के बाद टिकटॉक तर्जुमान का बयान भी आ गया। बयान के मुताबिक शराइत व ज़वाबित और कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ मवाद का जायजा लिया जाता है। मवाद के जायजे के लिए मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल की जाती हैं। खिलाफ वर्जी पर अकाउंट ब्लॉक किए जाते, वीडियोज हटा दी जाती। पाकिस्तान में 2 करोड़ अफराद टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं, इस पर अपलोड की गई वीडियोस देखते हैं। सिर्फ पाकिस्तान से रोजाना 45 लाख वीडियोस इस प्लेटफॉर्म पर अपलोड होती है। नाजरीन, कई पाकिस्तानी वीडियोस में ब्रांड्स को प्रमोट करके रोजी भी कमा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये वीडियोस शेयरिंग प्लेटफॉर्म माशरे में बिगाड़ का सबब भी बनता जा रहा है। कई अफराद वीडियोस पर व्यूज लेने के लिए खतरनाक हरकतें करते हैं, अपनी जान तक दांव पर लगा देते। ऐसी ही कितनी खबरें आ चुकी हैं कि कोई नौजवान वीडियो बनाते हुए छत से गिर गया, कभी पिस्तौल के साथ टिकटॉक वीडियो बना रहा था, गोली चल गई, कभी कोई चलती ट्रेन के साथ टिकटॉक बनाने के चक्कर में अपनी जान से हाथ धो बैठे। ये शिकायत भी सामने आई है कि टिकटॉक बनाने वाले फहश मवाद अपलोड करते हैं जो माशरे में इखलाकी बिगाड़ का सबब बनता है। इसी वजह से टिकटॉक पर पहले भी पाबंदी लगाई जा चुकी है और टिकटॉकर अपने साथियों से ये दरख्वास्तें भी कर चुके हैं कि गैर इखलाकी वीडियोस पोस्ट ना की जाए। इसके बाद नाज़रीन, टिकटॉक इंतजामिया फहश और गैर इखलाकी मवाद रोकने की यकीन दहानियां कराती रही, लेकिन अमली तौर पर
कुछ नहीं किया गया। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से बार बार राबतों के बावजूद इसे मस्बत जवाब नहीं दिया गया। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि पेशावर हाई कोर्ट की पाबंदी के बाद टिकटॉक फहश मवाद को रोकने का ज़्यादा बेहतर तरीका अख्तियार करेगा। लेकिन एक सवाल यहाँ पर बहुत अहम है, इस सब में हमारी अपनी आवाम की एजुकेशन नाज़रीन बहुत ज़रूरी है। आज आप टिकटॉक को बैन कर देंगे, कल को कोई और प्लेटफॉर्म इस्तेमाल होने लग जाएगा, वहाँ पर ये तमाम मवाद नशर होने लग जाएगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आवाम की तरबियत। ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स और भी हैं जहाँ पर ऐसा मवाद नशर किया जा सकता है या वहाँ पर ऐसी फैसिलिटीज़ हैं। और अगर देखा जाए तो बज़ाते खुद इंटरनेट भी ऐसा आपको मौका फराहम करता है कि उस पर फहश मवाद देखा भी जा सकता है, उसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो अब ऐसा तो नहीं कि आप इंटरनेट को बंद कर देंगे, आप इंटरनेट बंद नहीं कर सकते। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि आवाम में अवेयरनेस पैदा की जाए, उसको एजुकेट किया जाए। हर चीज़ का अच्छा इस्तेमाल भी है, बुरा इस्तेमाल भी है। एक वक्त था कि पाकिस्तान फहश फिल्में देखने में गूगल की सर्च में टॉप पर था, लेकिन वक्त भी आया है कि पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स दुनिया में चौथे नंबर पर आ चुके हैं। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। दीजिए इजाज़त नाज़रीन, अल्लाह ने के बाद।